हाय प्यारे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज जो है हम कक्षा 10 विज्ञान 2024 जो है सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन जो 2025 में पेपर आएगा, सेम इसी तरह से पेपर आएगा। इससे आगे पेपर नहीं आएगा। मॉडल भी यही रहेगा, सेम इसी तरह से रहेगा। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपका जो है थ्योरी रहेगा। ठीक, और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपका अगर कोई छूट जाता है तो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए। बीच बीच में आपको अच्छे अच्छे जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो भी आपको बीच में वीडियो में बताया जाता है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये यूपी बोर्ड का पेपर है। देखिए 3 घंटे दिया जाता है, 3 घंटे 15 मिनट होता है, जिसमें 15 मिनट दिया जाता है पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटा आपके जो है पेपर सॉल्व करने के लिए होते हैं। तो पेपर को भली बात पढ़ लीजिएगा और इसे समझ लीजिएगा। और पूर्णांक जो होगा 70 नंबर का होगा, 70 नंबर का होगा। देखिए प्रश्न 2 खंडों में डिवाइड होगा। खंड आ तथा खा में विभाज्य होगा। खंड आ तथा खंड बा 3 उपभागों में 1, 2, 3 में विभाजित होगा। मतलब आ, बा और ये 3 भाग जो होंगे, एक में फिजिक्स होगा और एक में केमिस्ट्री होगा और एक में आपका बायोलॉजी होगा। ठीक है, तो ये 3 खंड में होंगे। देखिए प्रश्न पत्र के खंड में आ में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे और जी इसको आपको OMR उत्तर पत्रक में भरना होगा। ठीक है, अब कौन से पेन से भरें बात ये आती है, तो आप नीले पेन या काले पेन का प्रयोग कर सकते हैं। वो भी पॉइंट पेन होना चाहिए, बाल पॉइंट पेन होना चाहिए। जेल पेन का प्रयोग कदापि मत करें। ठीक है, उससे काटे नहीं तथा अरेजर तथा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। ठीक है, देखिए उत्तर पत्रक जो होता है उसको बहुत ध्यानपूर्वक भरिएगा। मैं अगले वीडियो में जो है हिंदी का जो पेपर बताया हूँ उसमें मैं उत्तर पत्रक भरना बताया हूँ कि आपको उत्तर पत्रक कैसे भरना है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। गलत मत भरिएगा, ना तो कट करिएगा, ना इरेजर करिएगा और ना तो उसे मिटाने की कोशिश कीजिएगा। वाइटनर कदाप मत प्रयोग कीजिएगा, ये सब आपका नंबर कट जाएगा। इससे नंबर नहीं मिलेगा कि वाइटनर लगा के आप कर देते हैं तो नंबर मिल जाएगा। ठीक, देखिए खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रत्येक जो भी नंबर होंगे क्वेश्चन के सामने जो है उसका नंबर लिख दिया गया है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन खंड आ जो है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तर दर्पण जो होता है उसमें प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, पहला ए दिया गया है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह क्या होगा। संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। बी ऑप्शन है विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती है। सी ऑप्शन है कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती हैं। डी ऑप्शन दिया गया है पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। देखिए पहला दिया है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का।
तीसरा है 15 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी और वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, 15 सेंटीमीटर वस्तु की ओर आभासी सीधा वस्तु के आकार का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूरी और वास्तविक और उल्टा वस्तु के आकार का बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमसे पूछा गया है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो दूरस्थ प्रकाश का जो रंग होता है वह लाल हो जाता है। तो ए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 5वें का? तो आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? आवेश का, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? इसका अनुपात क्या होगा देखिएगा। पहला दिया है H1/H2 इक्वल टू R2/R1, दूसरा दिया है H1/H2 इक्वल टू R1/R2। ठीक है, तो और तीसरा दिया है H1/H2 इक्वल टू I2/1 I2/2। डी दिया गया H1/H2 I2/I1। तो कौन सा ऑप्शन 6वें का सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? आपसे पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन स्क्वायर एम्पियर मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 7वें का जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए उपभाग 2 देखते हैं। उपभाग 2 जो है यह आपका जो है ये रसायन विज्ञान है। ठीक है, भाग 2। तो इसमें चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, कहा मीथेन का संरचना सूत्र है। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा। मीथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CH4 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए C और 4H है तो CH4 हो जाए, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। तो निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी क्या है? तो ये ऑप्शन आपका दिया C2H4 CH4, बी दिया है CH4 C2H6, सी दिया है C2H6 CH3OH। देखिए गाइस, जो इस पे टिक लगाया गया ये किसी बच्चे का पेपर है, जो हमने लिया था उस बच्चे ने लगाया है। ज़रूरी नहीं जिस पे टिक लगा वो ऑप्शन सही है। मैं जो ऑप्शन लगा रहा हूँ वही ऑप्शन सही है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है जो, तो 9वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, C2H4, C2H2। तो डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसने 2 बी पर लगाया है तो ये गलत है। हाँ, तो मैं जो लगाया हूँ यही सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेड 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। तो ए ऑप्शन सही है। 11 नंबर बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सबको पता होगा। शुद्ध जल का pH मान पूछा है। तो शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? ठीक है,
तो शुद्ध जल का pH मान क्या होगा? तो इसका जो होता है 7 होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है बताइए? एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी जो है धातु है, आधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो एंटीमनी जो है वह एक उपधातु है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इसको आपको क्या करना है? पूरा करना है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट है, CH3 COO C2H5, ठीक है, ये इसमें भरा जाएगा। अब कैसे भरा जाएगा ये भी जान लीजिए। देखिए यहाँ पे जो है ये आपका माइनस है और ये H जो है आपका प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे C2H5 प्लस है और OH जो है माइनस है, ठीक। आपको करना क्या है? इधर माइनस वाले को इससे जोड़ देना है और इधर वाले को इससे जोड़ देना है, ठीक। तो HOH मिलकर बना लेगा जल, और यहाँ पर CH3 COOH CH3 COO, देखिए क्या होगा? CH3 COO, ठीक है, और जुटेगा क्या? C2H5। तो यहाँ पे देखिए लिखा है C2H5, इसमें जुड़ जाएगा तो आपका टोटल बन जाएगा, यही सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका आ गया बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ठीक है। ये आपका जो है जीव विज्ञान है, बायोलॉजी। इसमें आपको जो है जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या है पूछा गया है। तो कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ATP, ग्लूकोज, पायरूवेट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स? तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो 14 नंबर का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ATP होगा एडिनो ट्राइफॉस्फेट। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पितरस का स्राव होता है तो कहाँ से होता है पितरस का स्राव? 15 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, पित्ताशय द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, आमाशय द्वारा। तो 15 का कौन से? देखिए आपके दिमाग में जा रहा होगा कि पित्ताशय पितरस का ही स्रावित करता है, पित्ताशय पितरस का। तो पित्ताशय यकृत में पाई जाती है, इसलिए इसका श्रावण कहाँ से होगा? यकृत द्वारा होगा। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्राग कोश में होते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो प्राग कोश होते हैं उसमें क्या होते हैं, ठीक है। प्राग कोश में क्या पाया जाएगा? देखिए हमने बताया है ना, ये आपका जो है ये प्राग कोश, ये इस तरह की जो संरचनाएं होती है इसी को प्राग कोश बोला जाता है। अब इसके अंदर आप देखे होंगे ऐसे बूंदी बूंदी पाई जाती है, तो इस बूंदी को क्या कहते हैं? प्राग कण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राग कण कहते हैं। तो इसमें क्या पाया जाएगा? प्राग कोश में प्राग कण पाया जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा, पूछा गया है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, किस में होती हैं? पुदीना में होती हैं, आलू में होती हैं, ब्रायोफिलम में होती हैं, इनमें से सभी में होती हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रायोफिलम में। किस में होती है? ब्रायोफिलम में। 58 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एक लिंगी फूल का उदाहरण है। एक लिंगी फूल का उदाहरण है। तो एक लिंगी का मतलब होता है आपको बताना है कि वह कौन सा फूल है जिसमें जो है सिर्फ एक ही लिंग होता है, चाहे नर पाया जाएगा या मादा। नर अलग होगा, मादा अलग होगी, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पपीते का फूल।
पपीता जो का फूल जो है एक है, इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा कि नर जो होता है उसमें जो है फल नहीं लगते हैं, लगते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे, और मादा जो होती है उसी में फल लगते हैं। ठीक है, तो आपका जो है ये हो जाएगा मादा। तो पपीते और फूल में जो है पपीते का फूल हो जाएगा एक लुंगी फूल। चलिए, इस पे अगर आपसे पूछा होता कि पूछ ले दो द्विलिंगी पौधे का नाम बताए, फूल कौन सा है, तो द्विलिंगी फूल में क्या आ जाएगा, सरसों द्विलिंगी फूल में आता है। ठीक है, तो ये जो है पपीते का फूल ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, तो एक मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है ये आपको बताना है। तो ये तो सबको पता होगा कि कितना होता है, तो 120 और 80 होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपी का पेपर है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला बताया है कि आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला दिया गया घास, गेहूं और आम। देखिए घास, गेहूं और आम, यहाँ पे आहार श्रृंखला का मतलब हो गया भोजन से। ठीक है, तो घास को गेहूं खा नहीं सकता है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अगला पूछा घास, बकरी और मानव। अब देखिए बकरी क्या खाती है, घास खाती है, लेकिन बकरी को कौन खाएगा, तो बकरी को शेर खा सकता है, मानव खा सकता है। तो यहाँ पर जो है मानव दिया है, तो इसलिए खाद्य श्रृंखला भी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलिए खंड बा देखते हैं, उपभाग फर्स्ट। ठीक है, फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन है ये। उपभाग फर्स्ट में, सेकंड में केमिस्ट्री के लॉन्ग मिलेंगे, और थर्ड में जो है आपके बायोलॉजी के लॉन्ग मिलेंगे। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूछा है, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना आपको निकालना है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अभिसारी कीड़ों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर कीड़े लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती है। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 22 का पहला, 22 का दूसरा देखिएगा। लेंस की अनुपस्थिति में ये कीड़े कहाँ फोकस होती हैं। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 ओम और 3 ओम तथा 6 ओम की 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि 4 ओम तथा दूसरा जो है 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य तथा आवरण के रंग को लिखिए। आपको जो घरेलू विद्युत है, आपके घर पे भी विद्युत लगा होगा, उसके जो तार हैं उनका नाम लिखना है कि वो कौन से तार लगाए गए हैं और इनका कार्य क्या है, और इस जो तार लगाया है गया उसका रंग क्या है, काला है, नीला है, पीला है। देखिए अथवा ये नहीं करना चाहते हैं तो आप पे निर्भर करता है, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि धारा चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए, समझाना है इसको। चलिए उपभाग 2 देखते हैं, ये आपका रसायन विज्ञान है। ठीक है, ये रसायन विज्ञान है। इसमें देखिए निम्नलिखित के संरचना सूत्र बनाना है। एथेनोइक अम्ल, मेथेनॉल, और एक जो है क्लोरोप्रोपेन और नाइट्रोमेथेन। ठीक है, क्लोरोपेपेन है, प्रोपेन है। अब इसमें आपका क्या होगा, Cl रहेगा, इसमें क्लोरो में Cl रहेगा। हमने आपको बताया था क्लोरोप्रोपेन 3 कार्बन रहेगा। ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन जो आपको बताया गया वही है। अगला है नाइट्रोमेथेन। कर लीजिएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा, आपको हम इसको करा देंगे। ठीक है,
सॉल्व दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। क्लियर नहीं है क्वेश्चन, देख लीजिएगा, थोड़ा मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, पढ़ रहा हूँ मैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। 26 का दूसरा है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम और उपयोग लिखिए। मैं भी आपको वीडियो में बने रहिए, मैं इसका सलूशन भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं दे रहा हूँ इसका सलूशन, नहीं तो आपको समस्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, पूछा गया है, क्या पूछे हैं, दो मिश्र धातु किसे कहते हैं आपसे पूछा गया है। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं, ये है, देखिए उसका उत्तर है मिश्र धातु का। ध्यान दीजिएगा, देखिए दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब मिश्र धातु के दो रूप आपको बताना है। तो पहला देखिए इस्पात है और दूसरा जो है पीतल है। पहला इस्पात है और दूसरा पीतल है। उपयोग कहाँ किया जाता है इस्पात का? देखिए जहाज में किया जाता है और पुलों एवं वाहनों के निर्माण में किया जाता है। पीतल बर्तन निर्माण में किया जाता है। पीतल का जो उपयोग होता है वह बर्तन निर्माण में किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है भाग 2 में, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखना है। क्या करना है? IUPAC नाम लिखना है। तो पहला दिया है CHO, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या होगा? मेथेनल हो जाएगा, मेथेनल, ठीक है। बी क्वेश्चन देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया गया है। तो अब देखिएगा 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे मैंने आपको बताया था क्या आएगा, प्रोप आएगा। अगर IPAC नाम नहीं लिखना चाहते तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है तो एन जोड़ दिया जाता है, इसलिए डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? इन जोड़ दिया जाएगा, तो हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन सभी का जो है आंसर मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगा, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपकी कार्बन की संयोजकता अभी आपको मैंने दिखाया ऊपर वाले का आंसर, उसी प्रकार से मैं कार्बन की संयोजकता पर भी टिप्पणी आपको बताऊंगा। आगे मैं अपने हाथ से खुद लिखा हूँ, आप देख लीजिएगा, आप उसका जो है उसी तरह से लिख सकते हैं। तीसरे का भी मैं आपको दूंगा, इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, अभी लास्ट में दूंगा। इसके लास्ट में जो होगा इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इसका उत्तर, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना। उसको नहीं करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। पूछा कि द्विविस्थापन अपक्रिया किससे कहते हैं? तो द्विविस्थापन अपक्रिया किससे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। एक लाइन में लिखिए, सटीक लिखिए, नंबर मिलेगा। ज़्यादा कॉपी भरने से ही नंबर नहीं मिलता है, उत्तर आपका ठोस होना चाहिए, थोड़ा लिखा हो चलेगा। देखिए दूसरा नंबर है, उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है? तो अभी आपको हम आगे बताएंगे उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है। मैं इसका सॉल्यूशन भी रखा हूँ, आगे अभी लास्ट में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जिसमें जल और लौह बनते हैं उदासीनी अपक्रिया कहलाते हैं, अभी मैं आगे दिखाऊंगा। चलिए योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया क्या होता है ये भी दिखाया जाएगा आपको नीचे, उत्तर इसका भी दिखाया जाएगा। अगर आप अपने से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अन्यथा मैं नीचे इसका आगे जो है वीडियो में मैं इसका सॉल्व किया हूँ, इसी वीडियो में है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब उपभाग 3 जो है बायोलॉजी है, जीव विज्ञान से संबंधित है, ये है जीव विज्ञान। एक तंत्रिका
एक तंत्री को इसका न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। मैं इसका भी सॉल्यूशन अभी आगे दे रहा हूँ आपको इसी वीडियो में, इसका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 29 नंबर देखिएगा, लिंग गुणसूत्रों से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। अब लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स एक्स होता है मादा में और वाई एक्स वाई जो होता है ये मेल में होता है। ठीक है, फीमेल में हो गया, ये जो है आपका फीमेल में हो गया, और वो एक्स 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 आपका फीमेल का हो गया और एक्स वाई जो है मेल का हो गया। ठीक, अब निर्धारण आपको बता देना है। अब देखिए एक्स एक्स है ना, और ये है वाई एक्स वाई, तो ये किसका मेल का है और ये जो है फीमेल का है। ठीक, अब देखिए यहाँ से लिंग निर्धारण कैसे होगा, अगर इन फीमेल का एक एक्स आया और मेल का वाई आ गया तो इससे जो बच्चा होगा वो क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, मेल होगा। हाँ, अब इसी का फिर से जब हुआ, अगर यहीं से वाई, देखिए अगर यहीं से यहाँ पे वाई आया था और यहाँ से एक्स आ जाए और यहाँ से भी एक्स आ जाए तो क्या बनेगा, एक्स और एक्स बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगी, लड़की होगी जो फीमेल होगी। हाँ, तो इसी तरह से जो है लिंग गुणसूत्र निर्धारण होता है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 30 नंबर, उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखना है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए अब दिखाई दिया रहा होगा फुल में, ध्यान से देखिएगा आपको स्पष्ट दिखाई देगा। उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। ठीक है, ये आपको लिखना है कि इसमें और इसमें अंतर क्या होता है। ठीक, उपभोक्ता कौन होता है, जो उत्पाद को भोग करने वाला होता है वही उपभोक्ता होता है। चलिए आगे मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक लगे रहिएगा अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो, अन्यथा आप पे निर्भर करता है, आप स्क्रीनशॉट करके भी लिख सकते हैं। मैं आपको सटीक उत्तर दूंगा, कितना लिखना ये भी बताऊंगा, कितना नहीं लिखना ये भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, लगे रहिए, जुड़े रहिए हमसे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय की अनुदैर्ध्य त्रिकाट का नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक, देखिए आज अभी आपके पास 3 महीने का समय बचा हुआ, अगर आप ये 10-15 मिनट हमको दे रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो रही है, यही आपको काम आएगा वहाँ पर। अगर आप एक बार सुन लेंगे मेरी आवाज़ को, सिर्फ मेरा वीडियो देख के जाइए तो कोई आपको नहीं है जो कि आपको पास होने से रोक सकता है। पास होने की बात छोड़िए, मैं आपको गारंटी लेता हूँ आप जिला भी टॉप कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश टॉप कर सकते हैं, अगर जितना आपको अनसॉल्व सॉल्व कराया जाता है पूरा देख के जाइए, इससे आगे कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो लोग चाहते हैं कि मैं पास सिर्फ हो जाऊँ, वो खाली हमारा जो स्पीच सुन लेना वीडियो चालू करके, चाहे वीडियो देखे चाहे ना ऐसे लगा कर, अगर आवाज़ सुन ले वॉइस खाली, तो गारंटी है कि वो पास हो जाएंगे। ठीक है, फेल कतई नहीं होंगे। चलिए तो अब देखिए, अथवा मादा के मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हुआ, अब मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इधर आइए, आप इसका सॉल्यूशन सब लीजिए। देखिए पहला आपका अगला सॉल्यूशन देखिए, पहला सॉल्यूशन यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि उदासीनी कण अपक्रिया क्या है। तो उदासीनी अपक्रिया क्या है देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, यह अपक्रिया ही उदासीनी कण अपक्रिया कहलाती है। तो आपसे जो टिप्पणी पूछा गया था उसी का ये उत्तर है। पहले का उत्तर मैंने आपको बता दिया था, और ये दूसरे का योगात्मक अपक्रिया क्या है देखिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। हाँ, अब देखिए उदाहरण क्या है, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। क्षार और अम्ल क्रिया कर रहे हैं, यहाँ पर NaOH जो है यह आपका क्षार है और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, और बना क्या रहा है, NaCl जो कि लवण है, नमक का सूत्र है, और H2 जो है जल का सूत्र है।
तो जल बन गया। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अगला सॉल्यूशन देखते हैं। अगला हमसे पूछा गया था क्वेश्चन कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ठीक है, इसको बताना था। अब देखिए, कार्बन की संयोजकता को रासायनिक तत्व के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है और इसे प्रतीक C के साथ साथ परमाणु को संख्या 6 के रूप में दर्शाया जाता है। यह टेट्रावेलेंट होने के साथ साथ अधातु भी है, जो 4 इलेक्ट्रॉनों के निर्माण में मदद करता है। कार्बन रासायनिक सहसंयोजक के बंधन में भी उपलब्ध है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसके 4 बंध होते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभी हमने आपको बताया मिश्र धातु का ये आंसर है, जो आपको उसी समय क्वेश्चन के साथ ही मैंने सॉल्व करा दिया, आपको विश्वास दिलाने के लिए कि आप सोचें कि ऐसे कह रहे हैं वीडियो की हमारा वीडियो देख लें, पूरा देख लें। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो कहता हूँ सही कहता हूँ, गलत नहीं कहता हूँ। मैं उत्तर दूंगा तो उत्तर दूंगा, सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ ना। जिसका सोल्यूशन अभी भी इसमें आपको नहीं समझ में आएगा इस क्वेश्चन में, वो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं उनका भी सोल्यूशन आपको अगले पार्ट में दे दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए, आपसे पूछा गया था कि तंत्रिका तंत्र का आपसे पूछा गया था कि उसका संरचना बनाना है और उसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए देखिए, इसके बारे में आप क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको लिखना है, तंत्रिका कोशिका की संरचना तंत्रिका प्रणाली की संदेश संवहन करने वाली रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका कहलाती है। ये तंत्रिका कोशिका की परिभाषा हो गया। आगे इसमें देखिएगा, शरीर में पाई जाने वाली यह सबसे लंबी कोशिका है। इसके 3 घटक होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिखेंगे तंत्रिका कोशिका। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। पहला देखिए है कोशिका काय, दूसरा है द्रुमिका, तीसरा है तंत्रिकाक्ष। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका काय। पहला हेडिंग बनाइएगा, कोशिका काय। कोशिका काय में केंद्रक तथा कणिका में कोशिका द्रव्य विद्यमान होता है। द्रुमिकाएं जो होती हैं छोटे तथा शाखित प्रवर्ध होते हैं तथा तंत्रिकाक्ष एकल लंबा रेशे के समान संरचना है। तंत्रिकाक्ष और द्रुमिका दोनों कोशिका काय से निकलते हैं। ये दोनों जो होते हैं कोशिका काय से ही निकलते हैं। तंत्रिका कोशिका का विद्युत संकेतों के रूप में तंत्रिका आवेग का अन्य तंत्रिका कोशिका तक आदान प्रदान करती है। तंत्रिका कोशिकाएं प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रेरक तंत्रिका कोशिका, दूसरा संवेदी तंत्रिका कोशिका, तीसरा है बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। अगला अब देखिएगा न्यूरॉन का क्या कार्य है। न्यूरॉन के कार्य देखिए, संवेदी कार्य न्यूरॉन उद्दीपन ग्रहण करते हैं तथा इसे मेरुरज्जु और मस्तिष्क को प्रेषित करते हैं। ये इनका काम होता है। ठीक है, अब देखिए फिगर जो है तंत्रिका तंत्र का ये है, ये फिगर आप बना लीजिएगा। ठीक, ये फिगर है तंत्रिका तंत्र का, जो आप बना लीजिएगा। ठीक, ये देखिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो ये आपका जो है कोशिका काय है। मैं पढ़ दे रहा हूँ, लिख लीजिए। ये जो है कोशिका काय है। ठीक है, और ये आपका जो है द्रुमिका है, द्रुमिका। ठीक है, ये द्रुमिका है। हाँ, और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा ये ही है केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रक है। आप देखिए बीच में जो दिखाई दे रहा है तंत्रिका है। अब आगे देखिएगा, ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है, जो लास्ट वाला होता है। तो ये फिगर आपको बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिगर बना लीजिएगा। धन्यवाद। जो क्वेश्चन का अभी आपको उत्तर नहीं समझ में आ रहा वो आप जो है कमेंट कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको जल्द ही दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके भाई जो हैं फ्रेंड जो हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिले, इसका लाभ उठा सकें, उनकी भी परीक्षा जो है बेटर हो, बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हों।
मेरा नारा है अब की बार 95 पार। तो फिर भी मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग जो है इस तरह से तैयारी कीजिए कि आप जो है परीक्षा में धमाल मचा दो, आप परीक्षा में धमाल मचा दो और 95 एबव आपका नंबर आना चाहिए। 95% से अधिक होना चाहिए। 95% से कम मैं नहीं सुनना चाहता हूँ कि आप पेपर दे के आए तो कहें सर मेरा ये गलत हो गया, सर मेरा ये गलत हो, ये नहीं सुनना चाहते। सबका आना चाहिए पेपर बहुत अच्छा गया, पेपर बहुत अच्छा गया और 95 से अधिक सबका नंबर आना चाहिए। आप पेपर दे के आओगे तो फिर मैं आंसर शीट आपको दूंगा, उससे आप मैच कर लीजिएगा और ये बताइएगा किसका कितना नंबर आएगा। धन्यवाद।